हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत जल्दी हम पॉलिटी की सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ पर डिस्कशन करेंगे और आज से हम अपनी पॉलिटी की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के जो टॉपिक है वो सर ने आपको डिस्कस किए हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल राइट्स। आप सभी को पता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने ज़रूरी होते हैं, जो बाय बर्थ हमको मिलते हैं। जन्म से ही हमको ये अधिकार दिए जाते हैं और इनको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स का इंक्रोचमेंट करता है, उनको वॉयलेट करता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी पता होंगी। आज हम इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है जिसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन फंडामेंटल राइट्स। रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए, आप कोई भी एग्जाम पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रेजेंटली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आप उन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ जिससे दोनों, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब संवैधानिक उपचार। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेगा। किस पार्ट में देखने को मिलेगा? पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले आपको पार्ट 2 पे वीडियो बनाया गया है जहां पर हम सिटीजनशिप के बारे में, मतलब हमारी नागरिकता के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आपको पार्ट 3 याद रखना है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से एसोसिएटेड है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर हम आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेसिकली मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा एक चार्टर है जिसमें सिटीजन के राइट्स के बारे में बात की गई थी और इस चार्टर को कौन लेकर आया था? किंग जॉन लेकर आए थे इंग्लैंड से 1215 में। ठीक है, और इसको पहला, इस मैग्ना कार्टा को पहला रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसमें सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, बातें की गई थी। इसलिए हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जो है फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं और ये आपको पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जुडिशबल होते हैं, मतलब इनको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस की मांग की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट गवर्नमेंट इन राइट्स का इंक्रोचमेंट करती है, आपके अधिकारों का अगर हनन किया जाता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम बॉडी होती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स आर, हमारे मौलिक अधिकार कैसे हैं? तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा आपको, ये जुडिशियल है, मतलब इनको चैलेंज किया जा सकता है, जस्टिफिएबल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 फंडामेंटल राइट की बात की गई है। आपको याद रखना है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। हमारा जो आर्टिकल नंबर 31 है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब आपका संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है और हमारे संविधान में 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1978 में, तो हम अपने इस फंडामेंटल राइट को हटा देते हैं और इसे एक लीगल राइट बना देते हैं। तो आज जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है और आपको ये आर्टिकल 300A में मिलेगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हो सकता है कि इनिशियली हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7। आर्टिकल 31 किससे एसोसिएटेड है? राइट टू प्रॉपर्टी से है। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है? तो आंसर है नो, ये हमारा लीगल राइट है। किस आर्टिकल में? 300A में है। और किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत इसे हटाया गया? तो 44वें नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो प्रेजेंटली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6 हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सबसे ऊपर है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है तो अलग अलग आपको न्याय दिया जाएगा। जो आपने सजा की है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सेम यहाँ पर सजा आपको दी जाएगी। तो लॉ के सामने, विधि के सामने, कानून के सामने सभी लोग समान है। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलेगी। तो 14 से 18 समानता का अधिकार, फिर 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 है। फिर जो माइनॉरिटी के रिलीजन की या उनके एजुकेशनल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो हमने अधिकार रखे हैं ना, वो 29-30 में आर्टिकल 29 और 30 में लिखे हैं। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 से। उसी प्रकार आर्टिकल 226 भी होता है जिसके जरिए हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कितनी प्रकार की रिट होती हैं और क्या क्या बातें हैं, वो आगे हम अभी MCQ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके पास पावर होती है कि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्स कराए? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही वो सुप्रीम बॉडी है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो कि फंडामेंटल राइट को हनन करता है, वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जीरो कर देता है, नल कर देता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोटेक्टेड भी है, गारंटीड भी, मतलब हर एक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जैसे कि अगर हम बात करते किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि चाहे OBC हो तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, SC ST हो तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो हर चीज में एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बोला गया है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हर चीज का एक्सेप्शन होता है। आर्टिकल नंबर 17 आपको याद रखना है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है वो आपका एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कोई भी किंतु परंतु नहीं है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपको आर्टिकल 17 देखने को मिलेगा विच इज एब्सोल्यूट। अदरवाइज दूसरा कोई फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसको समय समय पे पार्लियामेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड भी किया जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशियल होते हैं, ये हमने देख लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी इमरजेंसी होती है, वॉर की कंडीशन होती है, तो किसी एक एरिया में या पूरे देश में फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इमरजेंसी लगाकर सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सेप्ट यहाँ पर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किए जाते। तो इस बात को याद रखना है। इमरजेंसी के समय सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट बात है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि मैंने कहा कि मिलिट्री रूल के समय पर्टिकुलर एरिया में फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब दंगे हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि बोलने का अधिकार है, रैली लेके निकल गए हैं और दंगे भड़का रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना। इसलिए उस समय पे जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं फंडामेंटल राइट में। तो ये फंडामेंटल राइट के कुछ फीचर्स हमने देखे। नेक्स्ट बात करते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं होगा चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो। तो मैंने बताया है कि जीने का अधिकार, ऐसा थोड़ी ना कि इमरजेंसी नहीं है तो जीने का अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं। जीने का अधिकार मतलब आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात हो रही है कि इमरजेंसी के समय वो कभी भी सस्पेंड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होती, चाहे इमरजेंसी लगी हो या कोई भी कंडीशन बनी हो देश के अंदर।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक एक करके सारे हमारे राइट्स के बारे में, जिससे आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। डिटेल में नहीं बात करेंगे हम, बस छोटी छोटी बात करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार, आपको 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलेगा। 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति, आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी ना आयुष्मान खुराना की, नहीं देखी तो आज देख लेना। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग मतलब सेक्स वगैरह के आधार पे कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि हर एक व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है उसको लोक नियोजन में, मतलब जो हमारी जॉब्स वगैरह होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी होती है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एक्सेप्शन आपको पता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन है 27, फिर SC ST को है, अब तो EWS को भी 10% रिजर्वेशन की बातें यहाँ पे की गई है, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये। एब्सोल्यूट राइट है आपके पास आर्टिकल नंबर 17 में, जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, छुआछूत के विरुद्ध कानून है। 18 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो आपकी उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत, कि जैसे कि पहले महाराजा, राजा का ऐसा टाइटल दिया जाता था, अब यहाँ पे कोई भी टाइटल जो है नहीं दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति टाइटल को होल्ड नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो पद्म अवार्ड्स होते हैं उनको टाइटल की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 के बीच में मिलेगा। तो 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की राइट्स हैं? 6 आपको फ्रीडम के राइट है। कौन कौन से? पहले तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है। जो प्रेस का फ्रीडम होता है ना, जो हमारे प्रेस वाले होते हैं, न्यूज चैनल वाले होते हैं, काफ़ी कुछ बोलते हैं एकदम, है ना, तो प्रेस का फ्रीडम भी आपको आर्टिकल 19A में ही देखने को मिलेगा। तो राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू असेंबली, तो यहाँ पे विदाउट आर्म, मतलब बिल्कुल भड़काऊ नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण आप असेंबली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का, संगठन बनाने का अधिकार आप सभी लोगों को होता है। भारत के अंदर या किसी भी भारत की टेरिटरी के अंदर आपको घूमने का अधिकार है, कहीं भी सेटलमेंट मतलब बस जाने का अधिकार आपको होता है। आपके ऑक्यूपेशन मतलब आपको व्यापार करने, ट्रेड करने, अपनी पसंदीदा नौकरी करने का अधिकार होता है। तो ये सभी आपकी फ्रीडम है जो कि राइट टू फ्रीडम के अंदर कवर होती हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी भी व्यक्ति को उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है रख ली गन रख दी, बिल्कुल उसके सर पर बोला नहीं एक खून तो तुमने किया है, एक्सेप्ट करो, तो ऐसा नहीं है ना। आर्टिकल 21 आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 है। फिर हमने 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में किया था और हमने 21A जोड़ा, और 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 21A 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में एड ऑन किया गया है। और आर्टिकल नंबर 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको जानने का अधिकार है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, पूछने का अधिकार तो सबको है ना, तो उसी के बारे में बात करता है 22। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी। और 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा, वो 24 में मेंशन्ड है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी धर्मों के सभी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मंदिरों का निर्माण करा सकते हैं, अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं, इसके अलावा उसके लिए टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें 25 से 28 में मेंशन आपको मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये आपको माइनॉरिटी को दिए गए राइट्स हैं, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और 30 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह बना सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ होते हैं। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है और हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 32 जो है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 32 ने। 32 को किसने कहा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 में है, ये सुप्रीम कोर्ट की हैं, और आर्टिकल 226 में आपको हाई कोर्ट की रिट मिलेंगी। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोरो वारंटो, प्रोविजन और सेरेसरी।
तो यहाँ पे क्या क्या है, हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर आप पेश कीजिए कोर्ट में, और अगर कोर्ट को, न्यायालय को लगता है कि इनकी गिरफ्तारी सही नहीं है तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मैंडेमस परमादेश जिसे बोला जाता है, आई थिंक मैं सही हूँ। मैंडेमस मतलब पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा कि आपका अपना काम कीजिए। पब्लिक ऑफिसर्स को कहा जाएगा कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, या अपने कोई व्यक्ति है, अब कोई केस चल रहा है और उसको बोला जा रहा है कि आप जाओ उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आओ, और वो एकदम बैठा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं, लोड नहीं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके बोल सकते हैं उस ऑफिसर को कि आप अपना काम कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है और आपको ये करना है, आप अपने काम को करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्वारो वारंट का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट अ पर्सन टू विकेट एंड ऑफिस एज्यूम रॉन्गफुली, ठीक है। प्रोविजन और सैरेसरी क्या है, तो प्रोविजन टू मतलब प्रतिषेध के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इन दोनों में प्रतिषेध और जो सैरेसरी है, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो लोअर जुडिशरी होती है, तो उनके अधिकार क्षेत्र को, उनके जो एरियाज हैं, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये प्रोहिबिजन और सैरेसरी 2 रिट जारी की जाती हैं। बेसिकली कोई मामला अगर जैसे कि हाई कोर्ट में है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास बुला के उसकी सुनवाई कर सकता है। इन दोनों में बस डिफरेंस इतना होता है कि प्रोविजन जो है वो ड्यूरिंग द केस बुलाया जाता है, और सैरेसरी कब लगाई जाती है, जब केस कंप्लीट हो गया और रिजल्ट या वर्डिक्ट देने की बात हो। तो ये आपको याद रखना है, 5 प्रकार की रिट यहाँ पर होती है, ठीक है। डिटेल में जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल में कवर किया है। तो आपने अगर कोर्स नहीं देखा तो एसएससी जीए कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, आप उस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। लिखा है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर, तो अभी हमने देखा है, आपको ये 25 से 28 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आपको यहाँ पे विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है। किस आर्टिकल में ये बात है, तो आर्टिकल 14 में आपको ये बात मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कौन सा हमारे पास फंडामेंटल राइट है, तो आंसर है आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किस आर्टिकल के अंतर्गत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात है, ठीक है ना, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए वो बात पूछी गई। तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में आपको ये बात मेंशन है। देखिएगा यहाँ पर वापस से मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 15 और क्लॉज 1 क्या कहता है, तो यहाँ पर बोला है prohibit the state from the discriminating on the ground only to religion, race, caste, sex or birth of place, है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करने से, मंदिरों में जाने से, कुओं को उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(3) में क्या होता है, यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। 15(4) में जो है वो यहाँ पे स्टेट जो है वो कुछ स्पेशल लॉज बनाएगा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और 15(5) में एजुकेशनल और सोशल यहाँ पे बात की गई है एडवांसमेंट की बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। और इसको 93rd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2005 में एड ऑन किया गया था। तो 15(5) यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओबीसी की बात करता है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स precedence to constitutional provision over the law made by the union parliament, state या legislature। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि कोई भी कानून अगर स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबली बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है और अगर हमारे फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होता है तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 13 जो है वो साफ बात करता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेंट होता है तो उसको उस तक क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, वहाँ पर यहाँ पर ये अमेंडमेंट करके बोला गया है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम।
कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो राइट टू फ्रीडम आपको देखने को मिलेगी 19 से लेकर 22 तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू सेट अप एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे देखो राइट टू माइनॉरिटी आपको दो आर्टिकल है, एक तो 29 है और एक 30 है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के बाद आर्टिकल 30 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, ये बात आपको कहाँ से पता चलती है? तो केशवानंद भारती केस का जो वर्डिक्ट 1973 में आया था उसमें कहा था कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 का यूज करके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में जो है अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो केशवानंद भारती केस से यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिलती है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट है। अगर पूछा जाता ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे तो आंसर तब उस केस में आपको 7 को लगाना है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो आपको एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है? तो अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 16 से आपको जॉब मिलेगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। तो अभी हमने देखा था 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपका आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखा हुआ है, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए। यूएसए से आपने कौन सा फीचर लिया? तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने यूएसएसआर मतलब रशिया से ली है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड। किस अमेंडमेंट के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तब हुआ था 1978 में। उससे हमने आर्टिकल 31 को हटाकर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया जो कि आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट, क्योंकि आर्टिकल 12 हो गया या आर्टिकल 36 हो गया, आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 36 है। इन दोनों आर्टिकल में आपको स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए राज्य के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट है ना, ये सभी चीज़ें जो है वो स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया बिल्कुल ही स्टेट की कैटेगरी में आएगा। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट बिल्कुल सही बात है, जो हमारी स्टेट असेंबलीज होती हैं वो भी आपकी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। लोकल अथॉरिटीज़, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो हमारी, है ना, तो वो जो भी कानून बना रहे हैं वो सभी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में मिलेगी। सारी की सारी ये अथॉरिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन सिटीजन ओनली। अब देखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए होते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हों या इंडियन हो, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो केवल और केवल इंडियंस को ही हैं। जैसे कहीं भी आकर के बस जाने का अधिकार तो केवल इंडियन ही है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेनर्स को परमिशन दे दी तो वापस से वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई थी वैसे ही हाल हो जाने हैं। इसलिए सारे राइट्स जो है वो हमने फॉरेनर्स को नहीं दिए हैं। तो उसमें पूछा गया कि कौन सा राइट है वो जो केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। तो देखिएगा अगर फॉरेनर्स भारत में आके बसते हैं तो वो तो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए माइनॉरिटीज हो जाएंगे। और अगर उनको हमने अधिकार दे दिए कि आप यहाँ पे एजुकेशनल सेटअप्स बनाओ और ये करो वो करो, तो माइनॉरिटीज वाले जो अधिकार है वो हमने केवल इंडियंस के लिए रखे हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं। तो आर्टिकल नंबर 29 जो है वो केवल और केवल इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं जो फंडामेंटल राइट केवल और केवल इंडिया के सिटीजन के लिए है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। अब यहाँ पे फॉरेनर के लिए आपको पता है ना एनआरआई कोटाज होते हैं, अलग यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उनको जॉब सेक्टर्स में भी। तो यहाँ पे वो बातें लिखी गई हैं जो केवल इंडियंस के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट फॉर नॉट टू कंपेल एनीवन टू पे a tax for religious task has been provided in which of one of the following article।
यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टेट मतलब भारत की बात हो रही, स्टेट मतलब अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार मत समझ लेना। स्टेट मतलब मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। मतलब भारत एक सेकुलर कंट्री है, स्टेट होगा, और भारत का अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। मतलब भारत के अंदर जितने भी धर्म है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। मतलब सभी धर्म जो है भारत के अंदर रहते हैं वो समान होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर धर्म के लिए स्कूल बनवा रही है, पर्टिकुलर धर्म के लिए ही काम कर रही है, दूसरे धर्मों पे ध्यान नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टेट अगर कुछ काम करता है तो वो सभी धर्मों के लिए किया जाना चाहिए। जैसे अगर हज यात्रा होती है तो अयोध्या राम मंदिर भी बनता है, तो दोनों बातें साथ में पैरेलल चलनी चाहिए। किसी एक धर्म को ही आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ कोई भी मंदिर है तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल टैक्स वगैरह नहीं वसूलेगी। इस तरीके से बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो कहाँ पर मेंशन है ये सारी चीज़ें? आर्टिकल 27 में ये बात आपको मेंशन की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगल राइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? ये यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट है, को वारंटो इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द यूजर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर। अगर पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं और अपने अधिकारों के क्षेत्र के बाहर जाके काम करते हैं तो यहाँ पे कॉ वारंटो जो रिट है वो एक सेफ गार्ड की तरह काम करती है। तो बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है अ हाई कोर्ट कैन इशू अ मैंडेमस। हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय और जो भी जुडिशनल ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए रिट मैंडेमस जारी कर सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे। हाई कोर्ट कैन इशू अ मैंडेमस टू कंपेल अ कोर्ट आर जुडिशियल ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज इट जुडिक्शन व्हेन इट हैज़ रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट। ठीक है ना। अगर कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से काम बाहर करता है तो उसको रोका जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, और अगर हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो स्टेट के गवर्नमेंट के प्रेशर में आके या वहाँ के कलेक्टर के प्रेशर में आके, या कोई बहुत बड़ा फंड है ना, कोई व्यक्ति है रतन टाटा ही फॉर एग्जांपल, मैं रतन टाटा जी का नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल व्यक्ति हैं। मतलब कोई भी एक अमीर व्यक्ति है और उसने अपने मनी का प्रेशर देके वर्डिक्ट दिलवाना चाहता है, तो मतलब ऐसा कोई भी अधिकार क्षेत्र जो कि सही नहीं है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। मतलब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय किसी व्यक्ति के पावर में आके अपना वर्डिक्ट ना सुनाए। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ही पड़ता है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द एप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटी बॉडी टू फ्री अ पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन। अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है तो किस रिट के जरिए उसे रिहा करने का आदेश दिया जाएगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ये यूपीएससी 2017 का एक क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको 2 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से है और एक चाइल्ड लेबर से है। तो कहाँ पर कोई मैच हो रहा है? हाँ, 1 और 4 मैच हो रहा है, तो 1 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। यहाँ पर मैच द कॉलम है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे राइटली मैच नहीं है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, जहाँ पे हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा परचम के साथ और लिंक को शेयर कर देंगे। टेक केयर।